दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा की यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कल मैं अपना वीडियो नहीं डाल पाया, कारण तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन आप लोगों का मिल रहा अपार प्यार हमें आज मजबूर किया कि हम एक दिन से ज़्यादा गैप ना कर पाएँ। तबीयत आज भी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए आपसे पुनः माफ़ी मांगूंगा। दोस्तों चुनाव तो खत्म हो गए एक के बाद एक, लेकिन जो असली चुनाव है वो चुनाव है। चुनाव का मतलब संघ और भाजपा की मिली भगत से चुनाव या दोनों अलग अलग। अब जो महाराष्ट्र का चुनाव है और झारखंड का चुनाव, उसे महाराष्ट्र सबसे अहम है। कारण सिर्फ इसलिए नहीं कि महाराष्ट्र देश की एक आर्थिक राजधानी है, बल्कि इसलिए भी कि महाराष्ट्र में ही संघ का हेडक्वार्टर है। सबसे ज्यादा व्यवस्था उसकी महाराष्ट्र के अंदर है, सबसे ज्यादा काम उसका महाराष्ट्र में होता है। और जो इतनी फौज जगह होगी उसको कोई खोना नहीं चाहेगा। यद्यपि महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा को नहीं सौंपा था, वो खींचतान से तोड़फोड़ से लाया गया था। लेकिन तो जो भी है, हरियाणा के चुनाव से मिली संजीवनी भाजपा को एक नया रूप देने की कोशिश कर रही है। वहीं दशहरा के उपलक्ष्य में संघ प्रमुख का आह्वान जागो हिंदू जागो, ये लगातार इस तरह का आह्वान, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, केरला हो, एक ही कर रहे हैं, जागो हिंदू जागो। हिंदुत्व जागेगा तो देश का भला होगा या नहीं होगा, लेकिन संघ का भला जरूर होगा। और संघ का भला होगा तो भाजपा की बोलबाला है। अब स्थितियां ऐसी आ चुकी हैं कि लाख मोदी जी चाहें, लेकिन संघ इतना हावी हो चुका है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो मोहन भागवत सुपर प्रधानमंत्री। दोस्तों अब इसके पहले कि हम विस्तृत एनालिसिस की तरफ जाएं, उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जो हमेशा हम रोज करते आए हैं कि जिन लोगों ने अभी तक आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हालात अब ऐसे पैदा हो गए हैं कि मोदी जी का व्यक्तित्व संघ पर भारी नहीं हो पाया, बल्कि संघ का व्यक्तित्व जो है मोदी जी पर भारी हो गया है। संघ ने ग्रिप इतनी मजबूत कर ली है कि अब वो सरकार के अंदर जो चाहते हैं वो करते हैं। और कारण क्या है कि भाजपा को इस बात का एहसास हो चुका है कि हरियाणा के चुनाव में जो जीत मिली है वो भाजपा कार्यकर्ताओं के कारण नहीं मिली है। सुलझे अनसुलझे सवाल जो भी पैदा हों वो बात अलग है, कौन जीता, कैसे जीता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मोटे तौर पे एक बात साफ है, संघ ने जितनी मेहनत हरियाणा के अंदर की है शायद कहीं नहीं की थी। इसको संघ भाजपा से तमाम मुद्दों पर अलग हो सकता है, उसकी राय अलग हो सकती है, लेकिन जब चुनाव का मौसम आता है तो संघ वो करता है जिससे भाजपा को फायदा हो, और जिससे भाजपा को फायदा हो उससे संघ को ऑटोमेटिक फायदा हो। ऐसे में उसे जीतोड़ मेहनत की है और परिणाम आपके सामने है। सवाल ये है कि ऐसे हालात में संघ चाहता क्या है। संघ की पूरी कोशिश ये है कि जो मेहनत करके स्वयंसेवकों का जो जोश है वो काफी हाई हुआ है, भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश हाई हुआ है, उसको बरकरार रखा जाए। और बरकरार रखने का नतीजा ये होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में उसको झोंक दिया जाए। ये सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव का जो
परिणाम है लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत एमवीए की हुई थी, महाविकास आघाड़ी की। भाजपा को शिकस्त मिली थी, तगड़ी से शिकस्त मिली थी। फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। उनको लगता है कि हरियाणा में हम जीते हैं और यहाँ का माहौल ही बदल जाएगा। वो सेंटर का चुनाव था, ये स्टेट का चुनाव है। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो जीत है, और जीत मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी, इसी की योजना आरसीएस बना रहा है। भाजपा महाराष्ट्र के अंदर बड़े भाई की भूमिका में अब नहीं आ सकती। यानी एक सपना तो उसका ध्वस्त हो गया कि महाराष्ट्र में भाजपा का नेता सीएम बने। ये सपना उसका ध्वस्त हो गया। और ध्वस्त किसने किया? ध्वस्त किया शिंदे ने। आज भाजपा की मजबूरी शिंदे हो गए, शिंदे की मजबूरी भाजपा नहीं है। भाजपा को शिंदे को लेके चलना है, शिंदे को आगे करना है, शिंदे को चीफ मिनिस्टर घोषित करना है, तभी महाराष्ट्र में चुनाव ठीक से लड़ पाएंगे। यद्यपि भाजपा की कोशिश है कि कम से कम 100-150 सीटों पर चुनाव लड़े और 100 सीटें करीब वो शिंदे को दे और उसके बाद 30-40 सीटें जो है वो अजीत पवार को दे। सोचने में बुराई नहीं है, लेकिन शिंदे ये जानते हैं कि कल कोई खतरा हो सकता है, इसलिए वो चाहते हैं अगर भाजपा को लड़ना है तो भाजपा और शिंदे बराबर लड़े, जो भी सीट लड़े। ये नहीं चल सकता कि आप 150 सीट चुनाव ले वो 100 पे लड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बहुत साफ है कि शिंदे कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। ये राजनीति है और राजनीति कब किसकी पवारा हो जाएगी पता नहीं चलेगा। अब भाजपा की दुविधा यह है कि भाजपा चाह करके भी शिंदे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती, क्योंकि अजीत पवार की इमेज बहुत खराब है, संघ उन्हें पसंद नहीं करता और भाजपा को कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए उनको डिप्टी सीएम पे ही भरोसा करना पड़ेगा, वही उनकी किस्मत में है। क्योंकि शिंदे की जो राजनीति है वो मराठी की है, और हो सकता है कि मराठी की लड़ाई मराठी वर्सेस मराठी में तब्दील हो जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ही सीएम बनेंगे महाविकास आघाड़ी के। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस का कोई नेता सीएम के पद की रेस में नहीं है, और एनसीपी पहले कह चुकी है कि हमें किसी को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। शरद पवार का मानना है कि देखिए, चुनाव में अगर हम कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं कि ये सीएम का चेहरा है, तो दूसरी पार्टी की कार्यकर्ताओं में जोश की कमी आ जाएगी कि हमारी पार्टी का सीएम को बंदा नहीं छोड़। ये चीज ना हो, इससे सीएम का चेहरा घोषित ना किया जाए। चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाए। उद्धव की दिक्कत यह है, उद्धव ये सोच रहे हैं कि अगर सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं हुआ और चुनाव के बाद कांग्रेस के सबसे ज्यादा एमएलए आ गए, जैसा कि लोकसभा में हुआ, तो कल कांग्रेस क्लेम कर सकती है जिसकी जितनी विधायक उसके उतने। ये आपस में कहीं ना कहीं समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। यद्यपि महाविकास आघाड़ी ने सब कुछ तय कर लिया है, और आज राहुल गांधी ने अपने घर पे दिल्ली में महाराष्ट्र के सभी सीनियर नेताओं को बुलाया था और गहन चर्चा की है, और उन्होंने एक बात साफ कर दी है, किसी भी चीज में अड़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे लगे कि आप महाविकास आघाड़ी के किसी प्रोग्राम को बढ़ाने में रोड़ा बन रहे हैं, क्योंकि चुनाव नाक का सवाल है, और महाराष्ट्र के चुनाव का परिणाम पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा, हरियाणा से बहुत ज्यादा। इसलिए महाराष्ट्र चुनाव जीतना है, अगर कोई 2-4 कम सीटें ज्यादा होती कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी, ऐसी योजना के तहत हमें काम करना है। उन्होंने साफ कहा कि टिकट उन लोग को दिया जाएगा जो जीतने वाले हैं, टिकट किसी बाप दादा चाचा को नहीं दिया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है राहुल गांधी के लिए कि हरियाणा में कोई हुड्डा बाप बेटे की जोड़ी नहीं है जिसने हरियाणा को तबाह कर दिया।
और ये बाप बेटे की जोड़ी, जो एक दो मठाधीश थे वो पहले ही छोड़ के भाजपा में चले गए। तो कांग्रेस की भी अच्छी बात है कि साफ सुथरे पार्टी के अंदर साफ सुथरे नेता हैं, कंट्रोवर्शियल सब भाग गए हैं, लाल बत्ती के चक्कर में भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। अब सवाल इस बात का है कि इसलिए कांग्रेस ने बहुत साफ कॉन्सेप्ट रखा है कि किसी भी कीमत पर कोई ऐसी बात ना हो, और शरद पवार का भी यही मानना है कि सब कुछ क्लियर करके चलो और उन कैंडिडेट को लड़ाओ जहां पे आप जीत सकते हो। जैसे उनका बहुत साफ मानना है कि अगर मुंबई के आसपास का एरिया देखो तो यहाँ शिवसेना का होल्ड है, इससे ज्यादा कैंडिडेट शिवसेना के यहाँ पर रहे। वहीं विदर्भ वाला एरिया कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ है, इसलिए कांग्रेस वहां ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े। ऐसे डिसाइड हो कि जो जहां पे जिसकी पकड़, उसके बाद जो सीट आती है, और कैंडिडेट का चयन बहुत जरूरी है। हम लोग को बैठ के तय करना पड़ेगा कि इस कैंडिडेट को अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो कैसे चुनाव जीतेगा। ये नहीं कि 50 तुम्हारे जिसको देना है दे दो, नहीं। कैंडिडेट भी डिक्लेयर होगा तो सबके सामने होगा, पता होना चाहिए कि ये कैसे चुनाव जीतेगा। ये एक अच्छी पहल है और पॉजिटिव पहल है, इस तहत चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात यह भी है कि जो रणनीतिकार हैं वो जानते हैं कि संघ की चाल लास्ट में बहुत भयानक होती है, और संघ पूरी कोशिश कर रहा है इस चुनाव को अपने अनुरूप ढालने का। लगातार हिंदू 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 का आह्वान, और अब जो एनसीपी नेता की हत्या हुई है उससे निश्चित रूप से सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। क्योंकि जिस महाराष्ट्र के अंदर सब कुछ सामान्य रहता है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन इतनी खराब कि वाई श्रेणी की सुरक्षा के बावजूद दिन दहाड़े कोई आदमी मार के चला जाए और सीधे, ये बहुत बड़ी सवाल है। इससे सरकार की इमेज तो खराब होगी। वो एक सीनियर लीडर था, जाना पहचाना चेहरा था, नामी गिरामी नाम था, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे इमेज खराब होगी। चुनाव में इसका फर्क भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अगर ये सोचें कि ऐसा नहीं है तो ऐसा बिल्कुल होगा। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ये चीज़ें, क्योंकि जो महाराष्ट्री मानुष है वो बहुत ही शांति से रहना चाहता है, उसको इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है, और जब ये होती हैं तो वो उसके खिलाफ ही जाता है। तो जिस तरह का ये मर्डर हुआ है, निश्चित रूप से सरकार के लिए भी एक खतरे की घंटी है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि महाराष्ट्र के चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने एक और चाल झेली है। जो गलती हरियाणा में हुई वो राहुल गांधी यहाँ दोहराना नहीं चाहते। आपस में तय हुआ है कि महाविकास आघाड़ी की जो मुख्य घटक हैं, यानी कि शिवसेना, उद्धव, एनसीपी और कांग्रेस, इन लोगों के अलावा जो शेतकरी कांग्रेस है, जो प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी है, उसके बाद आप है, सपा है, उनका ये मानना है कि जो छोटे दल हैं इनको भी, इनके लिए भी कम से कम 8-10 सीटें निकाल के रखी जाए, जिससे कि वोट का बंटवारा ना हो और भाजपा इसका फायदा ना उठा पाए। क्योंकि भाजपा ऐसे दलों को खोजेगी, ओवैसी की पार्टी है जिसको खड़े इसलिए किया था कि मुसलमान वोट बढ़ जाए, क्योंकि जानते उसको जीतना नहीं है। तो कांग्रेस इस बार बहुत ही सही स्ट्रेटेजी से पूरी चुनाव को लड़ना चाहती है। परिणाम क्या होगा इसका पता नहीं, लेकिन वो कोई मौका नहीं देना चाहती जहां कांग्रेस का वोट बढ़े, क्योंकि कांग्रेस का रिजल्ट लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा रहा है। 75% सीटें उसने जीती महाराष्ट्र में, तो स्थिति उसकी खराब नहीं होगी। दूसरी बात, ये हरियाणा नहीं है जहां पे आप बरगला करके चुनाव कर लोगे। ये हरियाणा नहीं है जहां पे आप जॉट और नॉन जॉट को लड़ा करके चुनाव जीत लोगे। ये चुनाव की तरह होगा। वैसे भी मराठियों के रिजर्वेशन के लिए एक बड़ा आंदोलन वहां चल रहा है। सरकार की हालत वैसे ही खराब है, उसको संभाल पाना उसके बस की बात नहीं है, तो उसका नेगेटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं सरकार को झेलना पड़ेगा। ऐसे में महाराष्ट्र का चुनाव, जहां संघ ने, भाजपा ने अपने नाक का सवाल बना लिया है, वहीं राहुल गांधी एंड पार्टी ने इसको करो या मरो की नीति अपना ली है। ये चुनाव इन प्रकार ने जीतना है, और अगर निश्चित रूप से महाराष्ट्र का चुनाव महाविकास आघाड़ी जीत जाती है तो याद रखिए कि
मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। दोस्तों, आज बस इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। नमस्कार।